मंगलसूत्र तो सब जानते हैं प्रधानमंत्री के बारे में जी। कि कौन किसका मंगलसूत्र बेचा है। उत्तर पूर्व की जनता कन्हैया को बिल्कुल जिताएगी। मतलब आप कन्हैया के साथ हैं? बिल्कुल कन्हैया के साथ। देश का संविधान है जो बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान है और इन्हीं पर देश चलता है जी। और जो लोग इसको बदलने की बात करते हैं वो लोग देश के खिलाफ, क्योंकि यहाँ के लोग सवाल करते हैं। इस बात से सरकार को इतना चुभता है, सरकार के ईगो को इतना ठेस पहुंचा कि यहाँ पर इसको दरार का गढ़ बताने लगी अपने 5 जन्म में, दिसंबर के अंक में। अब फरवरी में डॉक्टर वीडियो चलाना शुरू कर दिया। इस फिल्मों को सरकार ही बना रही है। बस्तर जैसी फिल्में और कश्मीर फाइल जैसी फिल्में, ऐसी फिल्में जिसमें कहा जा रहा है कि जेएनयू के छात्रों को सड़क पर खड़े करके गोली मार। जेएनयू सवाल करता है तो इनको चुभता है और इनको ऐसा लगता है कि इसको इतना बर्बाद कर दो, इतना दुश्मन बना दो कि गेट से बाहर कोई जाए, गेट के बाहर खड़ा रहे और हक और हुकूक की आवाज उठाए तो उसके साथ उसकी बात कोई सुने ही ना। वर्तमान समय में जिस पार्टी में है उसको छोड़कर कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी में जाएंगे आप? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। इस वक्त हम मौजूद है जेएनयू में और हमारे साथ है जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष धनंजय। हम आज उनसे बात करेंगे। धनंजय जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। चलिए, मैं भी ठीक हूँ। अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, हम उसी मुद्दे पे आपसे बात करेंगे। तो जेएनयू में अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक सरगर्मियां जो रहती है खूब जोरों शोर से चर्चा होती है। तो इस 2024 का जो लोकसभा चुनाव है कैसे देखते हैं आप? देखिए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं जी। और बतौर जेएनयू का इससे ठीक पहले चुनाव हुआ और जेएनयू के छात्रों ने बतौर एक मैंडेट दिया जी। इस देश में उन लोगों को जो शिक्षा की बात कर रहे थे, जो रोजगार की बात कर रहे थे, जो कैंपस को लोकतांत्रिक बनाने की बात कर रहे थे और वैसे लोगों के खिलाफ मैंडेट दिया जो नफरत की बात कर रहे थे, जो देश को तोड़ने की, देश को बांटने की, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर लोगों को बांटने की बात कर रहे थे। जी। और आप देखेंगे कि पहले चरण के बाद प्रधानमंत्री का जिस तरह से भाषण में तब्दीलियां आई, जहाँ पे भाषा में तब्दीलियां आई, जहाँ पे एक धर्म को सीधे सीधे टारगेट करना, मुसलमानों को टारगेट करना, ये बहुत ही निंदनीय है और कह लीजिए कि प्रधानमंत्री के मुंह से ये शोभा नहीं देता है। और हालांकि उनकी जो विचारधारा है वही है, तो मुझे लगता है कि एक खुन्नस है उनको कि पहले चरण में जिस तरह से कह लीजिए कि भाजपा बुरी तरह पिट रही है और उसके अगले चरण में भी, तो वो भाषणों में झलकने लगा बीजेपी के। तो मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव है और जो हम लोग भी जिस चुनाव की बात कर रहे हैं वो पूरी तरह से मुद्दों पर होगा, पूरी तरह से छात्रों और युवाओं के सवाल पर होगा, इस देश के किसानों के सवाल पर होगा, मजदूरों और महिलाओं के सवाल पर होगा और इसी सवाल पर हम लोग भी बतौर जेएनयू जो हमेशा से इन मूलभूत सुविधाओं पर लड़ते आए हैं, हम लोग भी इसी सवालों पर खड़े रहेंगे। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया छात्रों की, खासकर वर्तमान समय में बेरोजगारी, पेपर लीक जैसे मामले बहुत देखे जा रहे हैं। हम आएंगे एक एक करके, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में आप खुद युवा हैं, युवाओं का क्या है मांग? युवा को क्या चाहिए 2024 में? अगर कोई भी सरकार बनती है तो युवाओं को क्या चाहिए? देखिए, युवाओं के साथ जिस तरह से छल हुआ जब ये नई सरकार आ रही थी 2014 में, तो नारे थे इनके बड़े खूबसूरत, बहुत हुआ युवाओं पे मार, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी हर साल, ये तमाम चीजें बहुत लोगों के मन में आया। युवा 15 लाख। मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ कि युवाओं के मन में आया कि रोजगार तो अब हमें मिलेगा। लेकिन आज देख लीजिए कि रोजगार सिर्फ ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, बल्कि जो रोजगार है वो छीन भी लिया जा रहा है। पीएसयूज को, जितने पीएसयू हैं उनको प्राइवेटाइज कर देना, बेचने की तरफ बढ़ जाना, जहां लोगों को सरकारी नौकरियां मिलती थी उसको खत्म कर देना। उसके साथ साथ आप देख लीजिए कि आईएलओ की एक रिपोर्ट आई जिसमें पता चलता है कि देश के, हिंदुस्तान के, भारत के 82% युवा जो बेरोजगार है उसमें 82% युवा है। तो आपने जो वादे किए थे वो हर जगह फेल हुए और एक छलावा जो युवाओं के साथ हुआ उसका बदला ये युवा लेने जा रहे हैं इस चुनाव में। और इसी के साथ जहां तक छात्रों के सवाल हैं, क्योंकि छात्र भी उसी उम्र के हैं, युवा हैं, वो भी पढ़ाई लिखाई करके ही नौकरी पाने की तरफ बढ़ते हैं,
लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप जितने विश्वविद्यालय थे, जो मौजूदा रिजीम है, जो 10 साल से सरकार है, जितने विश्वविद्यालय थे जी आपने वहां फंड कट किए। उसके साथ साथ आपने ये किया कि जो वहाँ का एक लोकतांत्रिक ढांचा होता है जी उसको खत्म किया आपने। आप देख लीजिए कि और फीस की बढ़ोतरी, जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जी डीयू में हर साल बढ़ती जा रही है। यहाँ भी कोशिश किया था इन्होंने 2019 में, जी लेकिन यहाँ तो जेएनयू के छात्र हैं कि खु- अपने हक और हुकूक के लिए कभी आवाज पीछे उठाते नहीं उठते हैं और हमेशा आवाज उठाते जी हैं। और उन्होंने उसको वापस किया, नारा दिया था नॉट एन इंच बैक, एक कदम भी, एक रुपया भी हम बढ़ने नहीं देंगे, और हुआ जी इस कैंपस में। तो आप देख लीजिए कि इनकी मंशा ये है कि आप ये नहीं चाहते हैं कि जिनके पास पैसे ना हों, जी गरीब गुरबा किसान मजदूर के बच्चे, जी दलित आदिवासी परिवार से आए हुए बच्चे, महिलाएं कि कैंपसेस में विश्वविद्यालयों में पढ़ सके। इसीलिए नहीं धीरे धीरे फीस बढ़ाते हैं जी कि, जी और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसको ज्यादा तरजीह देना। आ, तो ये इनकी नीति है, इनकी यही राजनीति है कि ये। और आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा इस सरकार में किसी को फायदा हुआ तो बड़े कंपनियों को फायदा हुआ है, जी जी बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा हुआ है। तो युवाओं और छात्रों के खिलाफ हमेशा से पिछले 10 साल से सरकार रही है। और यही बात है कि युवा और छात्र एक ऐसा उम्र होता है कि लोग जो इस उम्र के लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं, खड़े होते हैं अपने हक के लिए अपनी आवाज बनकर। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में जी छात्र और युवा पलट कर जी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, पलट कर जो उनका हक है और जो उनका अधिकार है वोट देने का, जी उसके बदौलत सरकार को हटाने की तैयारी में लग गए हैं। आपने अपने बातों में धनंजय जी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री पहले चरण, हालांकि 2 चरण का चुनाव हो चुका है, तो उनका जो जुबान है फिसल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कुछ दिन पहले अपने भाषण में कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो जो महिलाओं का मंगलसूत्र है, गहना है, वो सुरक्षित नहीं रहेगा। खासकर उनका जो इशारा था मुस्लिम वर्ग की तरफ था कि उन्हें बांट देंगे। क्या सोचते हैं? तो यही वही बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के मतलब प्रधानमंत्री नहीं होता है खिसियाल बिजली खंभा नोचे। जी तो यही स्थिति में आ गए हैं कि इतना उससे परेशान हो गए हैं कि मुसलमानों का नाम लेकर, और उन्होंने बोला कि मुसलमानों को दे देंगे, जी कांग्रेस दे देगी। क्यों दे देगी भाई, कैसे दे देगी? तो सिर्फ नाम ऐड हो जाए, कहीं से मुसलमान किसी तरह से आ जाए, जी ठीक ना, उनकी ये कोशिश थी इसमें। जी और मंगलसूत्र तो सब जानते हैं प्रधानमंत्री के बारे में जी कि कौन किसका मंगलसूत्र बेचा है। जी उनकी आपका अपनी, इशारा किस तरफ हाँ है? मैं नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये सब बहुत पर्सनल चीजों पे हम लोग बहुत डिस्कस करना चाहिए किसी के। लेकिन मुझे लगता है कि आप एक गुजरात दंगों के समय महिला का रेप होता है जी और उसके सारे आरोपियों को छोड़ दिया जाता है गुजरात सरकार के कहने पर, जी ठीक है। और इसी के साथ साथ देश में ओलंपिक मेडल लाने वाली जो बहुत हमारी सारी बहनें खिल हैं, जी खिलाड़ियां, वो एक आदमी के खिलाफ, ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बैठती है धरने पे, क्योंकि महीनों उस पे आरोप लगता है, ठीक है। और उस अभी भी वो पार्टी का सदस्य बन के जी अभी भी नहीं निकाला गया। नहीं निकाला गया है। कुलदीप सिंह सेंगर, अजय सिंह टेनी का बेटा गाड़ी चढ़ा देता है आप मौत भी हो जाती किसानों है। पर, और मरते भी हैं लोग, और इन सबको रखा गया है। तो कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री को महिलाओं से, उनके मंगलसूत्र से, उनके सामाजिक जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। जी वो सिर्फ ऐसे ऐसे शब्द उपयोग करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें उपयोग करते हैं कि जनता भड़के, जी और वही चाहते हैं, भड़काऊ भाषण देना, लोगों में नफरत पैदा करना। और हिंदुस्तान कभी ऐसा रहा नहीं है। जी तो और ऐसे लोग, बीजेपी जैसे लोग, आरएसएस जैसे लोग देश तोड़ने का काम सीधे सीधे कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मुझे लगता है पहली पंक्ति में, पहली सफ में खड़े होकर इसको और बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री तो 400 पार का नारा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस बार 400 पार का नारा दिया है और बोल रहे हैं कि इस बार हम और मजबूती से सत्ता में आएंगे। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, क्योंकि उनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है। ये लोकतंत्र है कि यहाँ जनता चुनती है, जनता जी डिसाइड करेगी कि किसको कितना सीट मिलेगा। प्रधानमंत्री अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री खुद को वोट दे सकते हैं, जी लेकिन जनता क्या देगी वो नहीं बताएंगे।
ठीक है ना, अपने काम को बता सकते हैं कि जो इन्होंने कुछ किया नहीं जी। नफरत का बीज बो सकते हैं जो उन्होंने भरपूर किया है, नफरत के नाम पर वोट मांग सकते हैं जो उन्होंने भरपूर किया है, लेकिन एट द एंड डिसाइड कोई करेगा। जी। लोकतंत्र यही है, जनता का जनता से जनता के लिए, जी। जब जनता करेगी। और अगर वो लोकतंत्र ही नहीं मानते हैं तो बोल दे कि 500 पार आएगी, उसमें क्या है, मतलब बोलने में तो बोल ही रहे हैं वो, और जी। कुछ भी बोल रहे हैं। आएंगे तो मोदी ही, उनको बदलना पड़ा नारा ना, आएंगे तो मोदी ही, बदल दिया इन्होंने। तो उनको अपनी मतलब कह लीजिए कि अपनी मुंह की खानी पड़ेगी पूरे बीजेपी को। और यही है कि क्या बोलते हैं, अपना बोला हुआ आज नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन भी जान रहे हैं। आपने लोकतंत्र का जिक्र किया अभी, लेकिन विपक्ष के द्वारा जो भी तमाम विपक्ष वर्तमान समय में, अधिकतर विपक्ष बीजेपी को यह करे कि अगर इस बार बीजेपी सत्ता में आई, लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है, 2029 से चुनाव नहीं होंगे, अगले बार से चुनाव नहीं होंगे, तानाशाही आ सकती है। आप क्या सोचते हैं इस पे? देखिए, एक तो ऐसे से बयान बीजेपी के लोग दे रहे हैं, हाँ, कुछ उनके नेताओं के द्वारा, आनंद हेगड़े ही नाम है ना, जो उन्होंने बोला कि 400 पार आ जाएगा तो मैं संविधान बदल दूंगा। एक जो रामायण के सीरियल में किरदार निभाया था, उन्होंने भी अरुण गोविल ने भी मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं, जी, उन्होंने भी यही कहा, संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने की बात जो कर रहे हैं जी, जो देश का संविधान है, जो बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान है, जिसमें तमाम लोगों को समता, समानता, बराबरी, धर्मनिरपेक्षता, ये सारे सवाल जी इसमें हैं और इन्हीं पर देश चलता है जी। और जो लोग इसको बदलने की बात कर रहे हैं वो लोग देश के खिलाफ हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग हैं और देश की तमाम जनता है। जो लोग भी संविधान बदलना चाहते हैं, देश की जनता उनको कभी भी सपोर्ट करेगी, ना वोट करेगी, और उसके साथ साथ आप कह लीजिए कि ऐसे लोगों को कभी अपने सामने देखना नहीं पसंद करेगी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में? बिल्कुल, मैं नफरत के खिलाफ खड़े होकर इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहा हूँ। हमारी पार्टी है CPIML जी, जो बिहार में 3 जगह लड़ रही है, झारखंड में 1 जगह लड़ रही है। हम वहाँ पे उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हम उन्हीं के साथ रहेंगे, उन्हीं के साथ जाएंगे, उन्हीं का प्रचार करेंगे और पूरी ताकत के साथ हम जीतने के लिए तैयार हैं। अच्छा, इस समय एक सीट की खूब चर्चा हो रही है, जहां से कन्हैया कुमार इस बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, उत्तर पूर्वी दिल्ली। जी। सामने है मनोज तिवारी, दोनों लोग बिहार से हैं, आप भी बिहार से हैं। तो इस बार क्या लगता है, आप अभी जिस पद पे हैं, कन्हैया पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हैं, आप तो जानते ही हैं। तो क्या लगता है, कन्हैया मात दे पाएंगे उनको? देखिए, कन्हैया जब इस समय अध्यक्ष थे इस कैंपस में जी, तो सब मतलब बीजेपी का, RSS का जुल्म उन्होंने झेला जी, भरपूर झेला जी। कन्हैया को बार बार ये फैलाया गया मीडिया में बीजेपी के द्वारा, RSS के द्वारा कि देश टुकड़े टुकड़े तमाम, अभी भी वही बोला जा रहा है। मनोज तिवारी या बड़े बड़े नेता बोल रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग, देशद्रोही। आज देखिए, हिंदुस्तान का चुनाव कौन लड़ सकता है जी? एक नागरिक लड़ सकता है और जो सजा याफ्ता ना हो जी, ठीक है। कन्हैया 10 साल से सरकार है, गृह मंत्री है बीजेपी के जी, बहुत बड़े अपने आप को योद्धा मानते हैं वो जी। गृह मंत्री को लोग बोलता है कि अमित शाह बहुत पावरफुल आदमी है जी। आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई है जी, ठीक है। तो ये तो और उन्हीं के सरकार का एक MP बोल रहा है जो अभी चुनाव लड़ रहा है, मनोज तिवारी, कि टुकड़े टुकड़े है, तो वो तो सबसे पहले अपने गृह मंत्री को बोले ना भाई जी, ठीक है। और दूसरी तरफ ये फर्जी चीजें चलाकर, डॉक्टर वीडियो चलाकर जनता की मतलब देश की जनता को गुमराह करना इनको बहुत अच्छे से आता है जी। ये तो है। और आप जानते ही हैं जो मिनिस्ट्री मीडिया है जी, जो ये सब मीडिया है वो लगातार इस तरह के चीजें चलाते हैं, उनको मजा भी आता है, लोग देखते भी हैं, TRP भी आता है जी। लेकिन युवाओं के सवालों पर कन्हैया जैसे लोग हमेशा खड़े रहे। आप उसके साथ साथ आप देख लीजिए कि सिर्फ कन्हैया नहीं, आप देख लीजिए कि नालंदा से जी चुनाव लड़ रहे संदीप सौरभ, जो JNU के महासचिव रहे जी, वो भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं जी जी। जब इस देश भर में MPhil और PhD से
नॉन नेट खत्म कर दिया गया था, जी फेलोशिप आता था नॉन नेट, उसको खत्म कर दिया गया था। तो ये लोग नहीं तो 90 दिनों तक रहे स्मृति ईरानी के सामने और बोले कि वापस करना होगा, और हुआ। जी और ऐसे तमाम लड़ाइयों में जो छात्रों और युवाओं, जो देश के भविष्य उनकी लड़ाइयों में ये जी पहली पंक्ति में लोग शामिल रहे, और इन्होंने, और इसके साथ साथ देश के तमाम मार्जिनलाइज सेक्शन, दलित, आदिवासी, मुसलमान, महिला, और इन तमाम लोगों के लिए हर समय आवाज उठाया है। जी तो ऐसे लोगों को बिल्कुल जीतना चाहिए, और उत्तर पूर्व की जनता कन्हैया को बिल्कुल जिताएगी। मतलब और आप ऐसे कन्हैया के साथ है। बिल्कुल कन्हैया के साथ हूं। अच्छा, आपने अभी अपने बातों में जिक्र किया कि मेन स्ट्रीम मीडिया बातों को नहीं उठाती है। आपको क्या लगता है, जैसे आरोप भी लगता है कि मीडिया के ऊपर कि 2014 के बाद, मतलब मुख्य रूप से 2014 के बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो खासकर सरकार के पक्ष में अपनी बात को रखती है। इस बात से आप क्या ताल्लुक रखते हैं? बिल्कुल, ये तो जाहिर है, आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर्ड वीडियो चलाकर जी जेएनयू के बारे में देश की जनता को गुमराह किया गया। जी जेएनयू, आप जानते हैं कि जेएनयू इस देश की एक ऐसी कैंपस है जहाँ पे बेहतर दिमाग पैदा होते हैं। अभी देख लीजिए, एक एक देश के सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में भी आता है, और उसके साथ साथ वर्ल्ड में, यही लेबर स्टडी जहाँ पे हम सबसे पहले मिले आपको, वहीं पे मैं था, जी वो 20वां स्थान है उसका जी रैंक वर्ल्ड में। वर्ल्ड में। हाँ, और देश का कोई दूसरा यूनिवर्सिटी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इतने खूबसूरत संस्थान जहां पर एक लोकतंत्र हमेशा से बचाया गया छात्रों के द्वारा, जी जहां पे बेहतर दिमाग पैदा होते हैं, जहां पे एक इंटेलेक्चुअल बहसें होती हैं, क्रिटिक्स होते हैं, आ जाइए सर, क्रिटिक होते हैं, लोग सवाल जवाब करते हैं। जी जी आप देख लीजिए, गंगा ढाबा से लेकर अलग अलग ढाबा, हॉस्टल, रूम में आप चले जाइएगा, देश विदेश तमाम जगह के सवाल करते हैं, प्रोफेसर से सवाल करते हैं, प्रोफेसर भी और इन्वॉल्व होते हैं, तब जी तो एक बेहतर चीज निकल कर आता है। और लोग रिसर्च करते हैं जी कि समाज को कुछ दे सके, देश को कुछ दे सके। लेकिन आप वही देखिएगा कि इसी कैंपस को, क्योंकि यहाँ के लोग सवाल करते हैं, इस बात से सरकार को इतना चुभता है, इस सरकार के ईगो को इतना ठेस पहुंचा कि यहाँ पर इसको दरार का गढ़ बताने लगी अपने जी 5 जन में, दिसंबर के अंक में, और फरवरी में डॉक्टर वीडियो जी चलाना जी शुरू कर दिया। उसके बाद अभी भी देखिए किस तरह की फिल्में आ रही हैं। ये मुझे लगता है सरकार ही बनवा रही है, इस फिल्मों को सरकार ही बना रही है। बस्तर जैसी फिल्में और कश्मीर फाइल जैसी फिल्में, ऐसी फिल्में जिसमें कहा जा रहा है कि जेएनयू के छात्रों को सड़क पर खड़े करके गोली मार दो, जी कहा जा रहा है। तो आपकी, मतलब आपका ईगो इतना है कि आपसे कोई सवाल करता है शिक्षा पे, रोजगार पे, किसानों पे जो आप हमला कर रहे हैं उस पे, महिलाओं का लगातार उनका मणिपुर बलात्कार का हो जो। रहा है, मणिपुर की हिंसा पे, इन सारे सवालों, इन सारी बातों पर सवाल करते हैं आप, जी जेएनयू सवाल करता है तो इनको चुभता है, और इनको ऐसा लगता है कि इसको इतना बर्बाद कर दो, इतना दुश्मन बना दो कि गेट से बाहर कोई जाए, जी गेट के बाहर खड़ा रहे और हक और हुकूक की आवाज उठाए, तो उसके साथ उसकी बात कोई सुने ही ना, जी उसको पहले ही से दुश्मन मान लिया जाए। और यही करने की कोशिश कर रहे हैं ये। इस सरकार को फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब समझ ही में नहीं आता है। जी इस सरकार को देश की जनता की आवाज सुनाई ही नहीं देती है। जिस सरकार ने जो मन की बात बस कहना चाहता है, जो सरकार, जी उसको देश की जनता के मन में क्या चल रहा है, देश के लोग और क्या क्या तरीके से सोच रहे हैं, इस पे कोई वो सुनना ही नहीं चाहते। हम लोग बैठ जाते हैं। रोटी जी रोजगार के सवाल पर बात ही नहीं हो, जी किसी के घर जलाए जा रहे हो तो उस पर बात ही ना हो, जी मणिपुर में हिंसा भड़क रही है उस पर कोई बात ही ना हो, जी ओलंपिक मेडलिस्ट अगर सड़कों पर है तो उन पर कोई बात ही ना हो। जी तो सरकार तो यही चाहती है ना कि सिर्फ हम बोले, सिर्फ सरकार बोले, और वो जिस तरह की फिल्में बनाना चाहे, वो जिस तरह की फिल्में लाना चाहे कि जिसमें देश के नागरिकों को, देश के एक अच्छे यूनिवर्सिटी को दुश्मन बनाया जाए, देश में रहने वाले एक समुदाय को, धर्म को जी दुश्मन बना दिया जाए, अ, किसान आंदोलन करे तो उनको खालिस्तानी बता दिया जाए, जी अ, छात्र, युवा या सिविल सोसाइटी प्रोटेस्ट करे तो उनको अर्बन नक्सल बता दिया जाए। जी और यही हो रहा है, और यही हुआ जी इस पिछले 10 सालों में। और लोग, लेकिन अब देखिए ना कि लोग धीरे धीरे समझने लगे कि कब तक इस नाम पे कमाओगे भाई, कब तक जी इस नाम पर वोट लोगे। ठीक है, हमें तो
हमें तो शिक्षा चाहिए था, हमें तो रोजगार चाहिए था। आपने कहीं कुछ नहीं दिया, सब कुछ प्राइवेट के हाथों में बेच दे रहे हैं। जी। हमारे सामने बहुत सारे सेल, भेल, गेल, बीएसएनएल सब सामने हमारे सब खत्म हो रही है, तो जनता देख रही है। पेपर पे पेपर लीक, लगातार पेपर लीक। जी, मैं आने ही वाला था, ये सवाल लेने ही वाला था पेपर लीक का। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि पेपर लीक हो रहा है। जो बेचारे सपने देख रहे थे, हमारे गांव देहात में लड़के सुबह सुबह दौड़ने जाते हैं जी, सेना में बहाली एक के लिए, उम्मीद के साथ की। उम्मीद के साथ ख्वाब रहता है उनका कि सेना में जाएंगे, नौकरी मिलेगी, पेंशन मिलेगा, कैंटीन का सामान, तमाम चीजें जी, जी, लोग अपने सोचते हैं, एक इज्जत मिलेगी। सेना की इज्जत हमारे गांव देहात में बहुत है। बहुत है। और उसको आज कॉन्ट्रैक्ट पे ला दिया, उनके ख्वाबों को कॉन्ट्रैक्ट पे ला दिया अग्निपथ। अग्निपथ लाकर। तो वो लड़के कहाँ जाएंगे? वो मतलब अब किससे बात करें? उनके सारे ख्वाब जो सुबह सुबह निकलते थे, उनकी बहाली आएगा तो इस बार दौड़ेंगे, वो सुबह से प्रैक्टिस करते थे, तो वो कहाँ जाएंगे? उनके ख्वाब तो आपने मार दिए, आपने जी, खत्म कर दिए। जी। चलिए हम कुछ आपसे संबंधित सवाल लेते हैं। देखिए, दो चीजें हैं इसमें। पहला चीज कि दबदबा का जो मतलब है, या फिर पावर। पावर, तो आप और हम इस राजनीति में हमेशा से वोट को मानते हैं, जी, वोट को। लेकिन आप देख लीजिएगा कि देश के किसी भी इलाके में जी, कोई जुल्म होता है, जी, चाहे वो किसानों पर हुआ, चाहे मजदूरों पर होगा, चाहे महिलाओं पर होगा, तो आपको जो पहली पंक्ति में लोग खड़े मिलेंगे ना, जी, वो लाल झंडा लेकर खड़े मिलेंगे। जी, ठीक है, देश के किसी भी हिस्से में। और जी। चलिए देश छोड़िए, मैं पूरे ग्लोब की बात कर रहा हूँ अच्छा। कि लाल झंडा के लोग मिलेंगे। जी, बीजेपी तो चलिए इसी देश में है, वामपंथ तो पूरे विश्व में है। जी, जी, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वामपंथ नहीं है पूरे विश्व में। और दूसरी बात, अब मैं जिस पार्टी से आता हूँ, आप देख लीजिए कि हम पिछले बिहार इलेक्शन में सबसे बेस्ट स्ट्राइक रेट जी। के साथ 19 में से 12 सीट आप लोगों ने हासिल की। में जीती है। उसी के साथ इस लोकसभा में भी हम जीतने जा रहे हैं, हमें 4 सीट मिली है। वर्तमान समय में कन्हैया कांग्रेस में है, जी। ठीक ठाक पद मिल गया उनको। क्या लगता है कि आने वाले समय में आप भी वर्तमान समय में जिस पार्टी में है उसको छोड़कर कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी में जाएंगे आप? नहीं, क्यों? ऐसा तो नहीं है कि कन्हैया गए ना आखिर। वामपंथ, तो कन्हैया उदाहरण क्यों बनेंगे? जी, सुचेता डे क्यों उदाहरण नहीं बनेंगे? क्योंकि जो वहाँ 2012 में प्रेसिडेंट रहती हैं और बगल के कुसुमपुर पहाड़ी की नेता हैं, संदीप सौरभ क्यों नहीं उदाहरण बनेंगे? कि जो जी, सीपीआईएमएल आईसा के महासचिव रहते हैं और उसके साथ साथ सीपीआईएमएल से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस में भी हैं, और सुचेता डी सड़कों के भी आंदोलनों में है। जी। चंद्रशेखर क्यों नहीं है उदाहरण बनेंगे? चंद्रशेखर राउंड की बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, कॉमरेड चंद्रशेखर की जी, मैं बात कर रहा हूँ, जो सीवान के थे, जी, जो यहाँ के दो दो बार के अध्यक्ष रहे। जब सीवान वहाँ पे सड़कों पर आंदोलन करने जाते हैं तो उनको गोली मार दिया जाता है, जी, तो वो उदाहरण क्यों नहीं बनेंगे? इस कैंपस में वामपंथ जी, हमेशा उससे जाना जाता है जो वामपंथ में रहता है। जी। और मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, वामपंथ का हिस्सा हूँ मैं, सीपीआईएमएल का हिस्सा हूँ मैं, आईसा का हिस्सा हूँ मैं। और आने वाले भविष्य में, मतलब हालांकि मुझे सवाल ही बहुत बेतुका लगता है कि आप वो चले गए तो आप भी चले जाएंगे क्या? ये सब मतलब कि लोगों के द्वारा भी पूछा जाता है ये सवाल। नहीं नहीं, तो लोग, वही है ना कि जिस सवाल में मजा आता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप मेरा मेरा आप मेरा परिवेश देखिए, मैं कहाँ से आता हूँ, जी, मेरा स्ट्रगल क्या है। आप इस स्ट्रगल से, मतलब सबको एक तराजू में मुझे नहीं लगता है कि तोलना तुलना चाहिए। चाहिए। और मैं एक वामपंथी विचारधारा से पूरी तरह से उस विचारधारा को लेकर खड़ा होता हूँ, उसको डिफेंड करने के लिए, उसके साथ, उस लाल झंडे के साथ किसानों, मजदूरों, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों की लड़ाई में हर समय खड़े रहने के लिए मुझे बनाया गया है, मुझे तैयार किया गया है, और मैं रहूँगा इसके लिए। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके अच्छा लगा। अरे शुक्रिया। चलिए, शुक्रिया।